डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 10वीं वर्ग के इतिहास विषय का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर मैं उपस्थित हूं। मैं क्वेश्चन के बाद उसका आंसर भी आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने उनके बारे में भी जो है आपको बताया है, और आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको अवगत कराएंगे, उसका आंसर बताएंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न के बाद फिर कुछ प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय, और फिर तीसरे स्तर के भी क्वेश्चन हम आपको बतलाएंगे जिसको हम कहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन से हम आपका अवगत कराएंगे और उसका आंसर हम बतला रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां शुरू की? तो सही जवाब है इसका, गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी में अहमदाबाद के पास जो उनका आश्रम था जिसका नाम था साबरमती आश्रम, वहीं से शुरू की थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि दांडी समुद्र के किनारे गांव था और वहीं जाकर इनको समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। फिर है अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को किसने और कब शुरू किया तथा यह कब तक चला? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा जनवरी 1921 में शुरू किया गया था, और फिर अगले साल यानी फरवरी महीना था 1922 का, तो 1922 के फरवरी महीने में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जो है सो वापस ले लिए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या महत्व है? अब उसका इंपॉर्टेंट सुनिए। दांडी यात्रा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया तथा इसी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसलिए यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग जो है पंजाब के है, ये पंजाब में एक अमृतसर शहर है, और अमृतसर बहुत ही मशहूर शहर है, और वहीं पर ये जालियांवाला बाग है। और ये जो जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसकी तारीख थी 13 अप्रैल 1919। तो इस तरह से इसका भी जवाब आपको मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अली बंधुओं, 2 भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। इन्हीं दोनों भाइयों ने जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड क्या है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, और गोरखपुर जिले में एक स्थान है, और वहीं पर फरवरी 1922 की बात है, सरकार के विरुद्ध एक सभा हो रही थी, यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है सो यहाँ के आंदोलनकारी लोग सभा कर रहे थे। हालांकि छेड़खानी की कोई बात नहीं हुई, फिर भी अंग्रेजों की पुलिस ने लोगों पर जो है गोलियां चला दी, और जिसका परिणाम हुआ कि लोग गुस्से में आ गए और भीड़ जो है सो पुलिस थाने पहुंच गई और थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की जलकर मृत्यु हो गई थी। और जब इस घटना की खबर गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी ने चूंकि आंदोलन को हिंसक होते देखा और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि उनका जो विचार था या उनका जो सिद्धांत था वह यह था कि हम अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साथ हम आंदोलन चलाएंगे। तो उन्होंने देखा कि ये आंदोलन जो है हिंसा का रूप धर रहा है, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहिष्कार के विचार का क्या अर्थ है? बहिष्कार, बाइकाट। तो बहिष्कार का अर्थ आमतौर पर विरोध का एक रूप होता है, यानी विरोध करने का, जो जिसके द्वारा किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना तथा गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद इस्तेमाल से इनकार करना, ये सब शामिल है। और इसका प्रयोग गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शुरू किया था। जैसा कि पहले भी आपको हम बतलाए होंगे कि असहयोग आंदोलन में जितने भी अंग्रेज के द्वारा यहाँ वस्तुएं बेची जाती थी उसका बहिष्कार किया गया, और अंग्रेजों को उनको शासन करने में सहयोग नहीं देना, यानी हर चीज़ का बहिष्कार करना था। तो इस तरह से बहिष्कार का मतलब आप समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन है पिकेटिंग का अर्थ स्पष्ट करें। तो पिकेटिंग एक तरीका से लोग प्रदर्शन करके या विरोध करके करते हैं, उसी का एक रूप है जिसमें लोग जैसे कहीं दुकान है या फैक्ट्री है या दफ्तर है तो उसके भीतर काम करने के लिए या सामान खरीदने के लिए जो लोग जाते हैं उनको रोकना है, उनको मना करना है। और एक काम जो है असहयोग आंदोलन के समय होता था। यहाँ के जो नेता लोग थे, आंदोलनकारी नेता लोग, राष्ट्रवादी लोग, यहाँ के लोगों को सरकार से कोई वस्तु नहीं खरीदने के लिए या उनके कार्यालय में नहीं जाने के लिए ये सब काम करते थे, तो उसको पिकेटिंग कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, वर्णन करें। तो अभी हम बताए थे आपको कि भारत में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जनवरी 1921 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का प्रारंभ जो है शहर के शिक्षित एवं मध्यम वर्ग के द्वारा शुरू हुआ था और इसका स्वरूप वहाँ नियंत्रित और अहिंसक था। लेकिन जैसे ही आंदोलन ग्रामीण परिवेश में फैला तो इसका जो स्वरूप था बदलने लगा, यानी अनियंत्रित और हिंसक हो गया। और यही कारण था फरवरी, जैसा कि घटना हम पहले बतलाए थे आपको, कि फरवरी 1922 में भीड़ जो है सो गोरखपुर के चौरी चौरा थाना में आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो आंदोलन को हिंसक बनते हुए देखकर महात्मा गांधी ने इसे वापस लिया, यानी असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, समाप्त कर दिया गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इस पाठ का। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? आप लोग नाम सुने होंगे, रॉलेट एक्ट बहुत ही ये चर्चित एक्ट था। तो रॉलेट एक्ट कानून जो है ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ था, वहीं पर पारित हुआ था और समय था 1919 ईस्वी। इसका उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश सरकार के विरोध हो रहे राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना, यानी समाप्त करना। यानी भारत में जो ब्रिटेन के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई थी, आंदोलन शुरू हो गया था, उसको रोकना था, कुचलना था, इसीलिए कानून बना था। इस कानून के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जाता था और बिना मुकदमा चलाए 2 बरस तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। यानी गिरफ्तार हम क्यों कर रहे हैं वो उन लोग नहीं कहते थे। और दूसरी बात, आप उनके साथ पूछ भी नहीं सकते थे कि क्यों गिरफ्तार किया गया, या आप वकील भी नहीं रख सकते थे, मुकदमा भी नहीं लड़ सकते थे उनके साथ। तो इस तरह से यह एक अंधा कानून के जैसा था, इसीलिए भारत के इतिहास में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण भारतीय लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। फिर है अगला क्वेश्चन इसका, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख करें। थोड़ा समझने वाली बात है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह महात्मा गांधी के दिमाग की उपज एक राजनीतिक विचार था और जिसका प्रयोग उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था, यानी भारत में भी तो किया ही था, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी किया था इसका। तो अहिंसा सत्याग्रह का मूल सिद्धांत था और सत्याग्रह का मूल सिद्धांत था महात्मा गांधी के लिए अहिंसा, यानी अहिंसा का मतलब किसी को क्षति पहुंचाए बिना आंदोलन। तो सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ ही था कि सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्याय के खिलाफ किसी प्रकार के शारीरिक बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है, यानी अगर हमारी मांग सच्ची है, तो हम जो अन्यायी व्यक्ति है जिससे हमको लड़ाई लड़नी है, तो हम शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो मांग है, हमारा जो उद्देश्य है वो सच्चा उद्देश्य है। तो अहिंसा के बल पर अन्यायी को सत्य स्वीकार करने के लिए विवश करना ही सत्याग्रह है। यानी महात्मा गांधी के विचार के अनुसार कि हम अन्यायी को इतना मजबूर कर देंगे सोचने के लिए, इतना बाध्य कर देंगे कि वो गलती अपने महसूस कर ले कि हम गलत हैं। तो क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है और आप सुने भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इस पाठ का। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उपयोग कैसे किया? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। वहाँ जो गोरे लोगों की सरकार थी, वहाँ के काले लोगों पर जो है भेदभाव करके और नस्ली कानून
के खिलाफ जो है सो ये महात्मा गांधी इसका प्रयोग किए थे। यानी अंग्रेजी सरकार जो थी वो दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर भेदभाव करके और वहाँ शासन करती थी। लोगों को जो है वो शासन में भागीदार नहीं बनाती थी, तरह तरह से शोषण करती थी और भेदभाव तो उसका वहाँ आम चलन था। तो महात्मा गांधी ने 1916 में भारत के बिहार राज्य के चंपारण जिले में नील्हे किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले शुरू किया। लेकिन महात्मा गांधी जब 1915 में भारत लौटे तो यहाँ पर भी जो है सो उस तरह का आंदोलन शुरू करने के बारे में विचार किया और इनका पहला आंदोलन हुआ था बिहार के चंपारण जिला में, जहाँ पर वे जो नील्हे किसान थे वे वहाँ के जो नील्हे जमींदार थे वे वहाँ के किसान को तंग करते थे नील की खेती करने के लिए और बड़ी समस्या थी उनके साथ, बड़ी शोषण कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जो हैं वहीं गए और वहाँ जा करके और उनके समस्या को देखा। तो इस तरह से महात्मा गांधी भारत में जो भी आंदोलन का नेतृत्व किया, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो जो 1921 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जो 1930 में शुरू हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में उन्होंने शुरू किया, सभी आंदोलन में उन्होंने ये दो चीज का प्रयोग किया था, अहिंसा और सत्याग्रह। तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन का आप मीनिंग समझ गए होंगे और समझ गए होंगे, उत्तर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसका, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवालों पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है, कई जाति का, समुदाय का, धर्म के मामले में भी बहुत विविधता वाला देश है। तो जब आज़ादी के लिए जब यहाँ संघर्ष होने लगा यानी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, तो समुदाय और धर्म के नाम पर भी यहाँ पर नेतृत्व शुरू हो गया। यानी भिन्न भिन्न समुदाय के लोग, धर्म के लोग जो है अपने समुदाय के लिए वे नेतागिरी करना शुरू कर दिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने दलित वर्गों का नेतृत्व किया। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम सुना होगा, जिनके हठधर्मी के कारण पाकिस्तान बना, तो ये मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे। फिर ये नेतागण अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा विशेष राजनीतिक अधिकार की मांग कर अपने समुदाय के जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते थे। एक बड़ी भयानक मांग थी इनकी कि हमारे लिए भारत में जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, कि जब भी चुनाव लड़ेंगे हम लोग तो उस क्षेत्र से हम ही लोग का समुदाय चुनाव लड़ेगा और हम ही लोग का वहाँ जो है शासन होगा और हम अपने समुदाय के लोगों को जो है तो जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे, उनका विकास करेंगे। तो गांधी जी उनके विचार से सहमत नहीं थे। अब बात भी सही थी, क्योंकि इस तरह की मांग को पूरा करने से जो भारत की एकता थी उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता। तो महात्मा गांधी उनसे सहमत नहीं थे। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा इसका लंबा उत्तर होगा। तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, आप देखेंगे खासकर असहयोग आंदोलन कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था तब हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजों ने क्या क्या किया और उसी का ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि यहाँ के जो लोग थे आंदोलन के लिए बाध्य हो गए। तो पहला काम क्या किया ब्रिटिश सरकार, पहला काम किया कि युद्ध में जो उसको खर्चा हुआ था उस क्षति को पूर्ति के लिए यहाँ के लोगों पर अतिरिक्त कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और उससे उस जमाने में उस सस्ती के टाइम में 1 अरब 20 करोड़ पाउंड प्राप्त हुआ था। सरकार के आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमत आसमान छूने लगी और इस तरह के सरकार की गतिविधि रही आर्थिक क्षेत्र में कि यहाँ के वस्तुएं जो है बहुत महंगी हो गई। फिर दूसरा गलत काम क्या हुआ, गांव से लोगों को जबरन ले जाकर और सैनिक के रूप में सेना में भर्ती किया गया, यानी पहला युद्ध लड़ने के लिए, पहला विश्व युद्ध। फिर तीसरा काम क्या कि देश के कई भागों में हुआ क्या था कि अकाल पड़ा था, भूखमरी की समस्या थी और उसमें कितने लोगों की भूख से जान चली गई थी। चौथा क्या, देश में फ्लू और प्लेग जैसी बीमारी फैली जिसमें भी असंख्य लोग मारे गए थे। लेकिन इस तरह के विषम परिस्थितियों में भी अंग्रेज सरकार जो थी यहाँ के लोगों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, यानी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, जिसके कारण यहाँ के लोग उससे क्षुब्ध हो गए और गुस्से में हो गए और आंदोलन के लिए विवश हो गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आपका पूरा हो गया। बड़ी आसान है, 4 पॉइंट है, आप इसको याद करेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका,
कारण बताएं कि क्यों शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। अब हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1921 ईस्वी में, तो धीरे धीरे धीमा कैसे हो गया था ये। तो इसका आपको हम बतलाते हैं कि इसका उद्देश्य जो था सरकार के साथ सहयोग नहीं करना था और स्वराज की प्राप्ति से। तो इसका दो उद्देश्य स्पष्ट था। पहला कि हम अंग्रेज सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, और अगर सहयोग नहीं करेंगे तो यहाँ वो नहीं टिक पाएगी। और दूसरा था स्वराज की प्राप्ति, कि हमको यहाँ अपना जो स्वतंत्र राज काम करना था। तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी शहर के मध्यम वर्गों से, और लेकिन हुआ क्या कि आंदोलन धीरे धीरे जो है सो धीमा पड़ने लगा। तो उसके हम कुछ कारण गिना रहे हैं आपको क्यों धीमा पड़ा। पहला कारण हुआ कि इस आंदोलन में जो है सो ये किया गया था लोगों को आगाह कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए, कि यानी अंग्रेज जो इंग्लैंड से कपड़ा ला करके बेचती है उसको कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन यहाँ जो खादी के कपड़े बनते थे वह उस कपड़े की अपेक्षा महंगे होते थे, और जिसके कारण गरीब लोग नहीं खरीद पाते थे, और फिर मजबूर होकर के गरीब लोग जो है इंग्लैंड के कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। दूसरा हुआ कि ब्रिटिश संस्थान, जैसे अंग्रेजों के द्वारा जो है स्कूल चलता था, कॉलेज चलते थे, कि बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। जैसे कि आप जानते होंगे कि विद्यार्थी लोग स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, टीचर लोग प्रोफेसर लोग पढ़ाना छोड़ दिए थे। तो उससे हुआ क्या कि विद्यार्थियों के लिए तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई पढ़ाई के लिए, और ये जो बेरोजगार हो गए शिक्षक लोग, प्रोफेसर लोग, तो उनकी स्थिति भी जो है आर्थिक स्थिति डामाडोल थी। यानी कोई वैकल्पिक संस्थान नहीं स्थापित किए जा चुके थे, तो इसलिए उन लोग बाध्य होकर के फिर पुनः ब्रिटिश संस्थानों में लौटने लगे। तीसरी बात है वकीलों की। वकीलों ने भी दोबारा जो है सरकारी अदालतों में योगदान देना शुरू कर दिए, क्योंकि दूसरी ऐसी अदालत नहीं थी जिसमें वकील काम कर सकें। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो वकील लोग अदालत जाना छोड़ दिए थे, तो अब उन लोगों ने भी जो है सो पुनः अपना काम अदालत में जाकर करने लगे। तो इस तरह से जो है सो ये धीमा पड़ गया। अब है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? कोई चार कारण। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उपनिवेशों में, एक भारत की बात नहीं हो रही, जहां जहां उपनिवेश था वहां राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, तो उसमें बताया गया कि ये उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो क्यों? अब हमको चार कारण देना है यहाँ पर। तो और जगह की तरह, यानी अन्य उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना थी वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। कैसे? उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लोगों को विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। काहे कि हमारे देश में अंग्रेजों जो शासन कर रहे थे वो हमारे आपसी फूट का जो है वो फायदा उठाते थे। लेकिन जब उपनिवेशवाद के विरोध में जब आंदोलन शुरू हुआ तो सभी जाति के लोग, धर्म के लोग, समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और अपने अपने दुख, अपने अपने जो उनको साथ जो होता था, शोषण होता था या उनकी जो समस्याएं थी, रखते थे। और इस तरह से एक जगह जमा होने से उनके बीच आपसी भाईचारा का संबंध बढ़ा और वे एकजुट हुए। तीसरी बात है, इसने स्थानीय लोगों में राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों के आदान प्रदान के लिए एक अच्छा मंच प्रदान किया। तो उपनिवेशवाद के विरोध में जब आंदोलन शुरू हुआ तो भारत के भिन्न भिन्न इलाके के लोग जमा होते थे। तो एक तरीका से यह सभी लोग एक जगह मिलने का, अपने विचार का आदान प्रदान करने का एक मंच मिला, ये उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। फिर चौथा है कि इस प्रकार उपनिवेश विरोधी आंदोलन सभी उपनिवेशों और राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रजनन भूमि बना। प्रजनन यानी जन्म, यानी एक तरीका से अगर राष्ट्रवाद के विकास का जन्म कहिए तो उपनिवेश विरोधी आंदोलन को ही माना जाएगा। तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न प्रकार के वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और कैसे शुरू किया था ये भी जानते हैं। दांडी मार्च करके, दांडी में जाकर के और नमक कानून तोड़ करके किया था। तो इस आंदोलन में जो भी वर्ग और समुदाय के लोगों ने भाग लिया था उनके लिए स्वराज के माने अलग अलग थे।
यानी सभी लोग एक तरह का अर्थ नहीं लगाते थे स्वराज का। अब सबसे पहले हम व्यवसायी वर्ग को लेते हैं, यहाँ का उद्योगपति, व्यवसायी और व्यापारी जो भी है, उनके लिए स्वराज एक ऐसे युग के रूप में था। कैसे देखते थे कि उनके कारोबार पर किसी प्रकार की औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी, यानी वे अबाध गति से स्वतंत्रता पूर्वक कारोबार कर सकेंगे। तो यह अर्थ लगाया स्वराज का, अधिकांश व्यवसायी का यह विचार था। अब दूसरा है किसानों के समुदाय के राय में क्या था। अब किसान लोग को स्वराज का अर्थ क्या था, तो उन लोग सोचते थे कि हमसे जो भारी टैक्स लिया जाता है, लगान लिया जाता है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है स्वराज। उसका अर्थ इन्होंने इस तरह से लगाया। फिर आगे और लोगों के विचार देखते हैं, महिलाओं का क्या कहना था, स्वराज के बारे में क्या सोच था। तो उन्होंने स्वराज का अर्थ लगाया कि भारतीय समाज में पुरुषों के बराबर अब हमको भी अधिकार मिलेगा और हम भी जो है उस तरह के उच्च स्तरीय जीवन की प्राप्ति कर सकेंगे। इन्होंने इस तरह से लगाया। फिर चौथा, गरीब किसानों ने स्वराज का अर्थ क्या लगाया, तो उनका अर्थ था, यानी उनके समझ में था कि उनके पास अपनी जमीन होगी और जमीन का जो किराया यानी टैक्स नहीं देना होगा, और जो हम जमींदार के यहाँ बेगार करते हैं यानी जो मुफ्त में काम करते हैं वह नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये। अगला क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्व था। लाहौर का नाम सुने होंगे। लाहौर एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और जब बंटवारा के समय ये पाकिस्तान को मिल गया, रावी नदी के किनारे है। तो दिसंबर 1929 में वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस अधिवेशन के हम महत्व पर थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। पहला, 1929 में संपन्न हुए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इससे स्पष्ट हो गया कि प्रजातंत्र और समाजवाद में आस्था वाले नए नेता कांग्रेस में प्रभावशाली हो चुके थे। ये पहला ये महत्व था इसका कि जवाहरलाल नेहरू चूंकि उस समय युवा टाइप के थे और अब इन लोगों को भी जो है प्रजातंत्र में आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ी और उन लोग बढ़ चढ़ भाग लेना शुरू किया। ये पहली। दूसरी, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया। जैसे अंग्रेज सरकार जो है यहाँ के लोगों को हमेशा जो है सो लालच दे करके और रखना चाहती थी, डोमिनियन स्टेट कहती कि नहीं। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब कि अंग्रेजी राज के अंदर हम स्वतंत्र रहेंगे, यानी यहाँ के लोग को मंजूर नहीं हुआ और उन लोगों ने कहा इस अधिवेशन के माध्यम से, यानी लाहौर अधिवेशन में, कि हम लोग पूर्ण स्वराज से कम पर हम लोग को कोई समझौता नहीं करना है, हम लोग पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। तो इस तरह से अगला है, एक और उसमें पारित किया गया इस अधिवेशन में, महात्मा गांधी को फिर से कहा गया कि आप जो हैं सो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कीजिए और ऐसा निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पास हुआ कि महात्मा गांधी फिर आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर चौथा में एक ख्याल निर्णय लिया गया इस अधिवेशन, और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था कि हर साल जो है 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं, और ऐसा किया भी गया। यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और इसे में देखा गया कि जनसाधारण में एक बड़ा जोश पैदा हो गया उससे, और पूर्ण स्वराज का जो संदेश था वो भारत के घर घर में पहुंचा। तो इस तरह से जो है सो आज का क्वेश्चन आपका जो था वो सब हल हो गया, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे विचार से महत्वपूर्ण थे, हमने आपके पास उन प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपके तक हम पहुंचाए। और आपने वीडियो को देखा होगा, सुना होगा, लाइक किए होंगे। तो अब हमारा वक्त हो गया अब आपसे छुट्टी लेने का। आप सब वीडियो देखे होंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आपसे छुट्टी ले रहे हैं। थैंक यू।